हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस का। आज आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो के साथ। और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का भी पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी को भी हम लोग आज इसी वीडियो के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेसेस में आखिरी टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो ओरिजेनिक प्रोसेस के अंदर आता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंडोजेनिक जो प्रोसेस है वो दो टाइप्स में डिवाइड है। एक हमारा डायस्ट्रॉफिज्म, एक हमारा कैटास्ट्रॉफिज्म। एक हमारा सडन प्रोसेस है और एक हमारा स्लो प्रोसेस के अंदर आता है। और इसी स्लो प्रोसेस को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए थे। एक हमारा इपीरियोजेनिक और दूसरा हमारा ओरोजेनिक। इपीरियोजेनिक में कंटिनेंट का फॉर्मिंग होता है बहुत स्लोली, ओरोजेनिक में माउंटेन बिल्डिंग होती है बहुत स्लोली प्रोसेस के अलोंग। ठीक है, तो इसी ओरोजेनिक को हम लोग को इसमें पढ़ना था, इस लेक्चर में पढ़ना है। तो ओरोजेनिक को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। ओरोजेनिक जो प्रोसेस है उसमें हमारा फोल्डिंग भी होता है कंप्रेशनल फोर्स के कारण, और फॉल्टिंग भी होता है क्रिस्टल सरफेस पे टेंशनल फोर्स के कारण। तो हम लोग फोल्डिंग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फॉल्टिंग का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि फॉल्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो फॉल्टिंग को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि फॉल्टिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक क्रैक। फॉल्ट मतलब होता है क्रैक रॉक में, जो क्रिस्टल सरफेस होता है उसमें अलोंग द लाइन और जोन ऑफ वीकनेस, यानी कि जहाँ वीकनेस है रॉक के या क्रिस्टल रॉक के, जिस पार्ट में हमारा वीकनेस है टेंशनल फोर्स के द्वारा वो जब खींचता है तो क्रैक डेवलप होता है, वही हमारा फॉल्टिंग होता है। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, जब क्रैक के द्वारा ब्रेक होता है रॉक का, तो एक लैंडफॉर्म जो विल अंडरगो डिस्प्लेस गिव राइज टू द ब्लॉक माउंटेन। जो लैंडफॉर्म डिस्प्लेस होता है और बचा हुआ लैंडफॉर्म जो ऊपर होता है उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और नीचे जो डिस्प्लेस होता है वो उसको हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। और ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली फॉल्टिंग के अलॉन्ग ही होता है, यानी कि जिस क्रिस्टल रॉक में फॉल्टिंग होता है तभी हमारा ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली बनता है। फॉल्टिंग का क्या मतलब है? फॉल्टिंग का मतलब है ये है कि रॉक में या क्रिस्टल रॉक में क्रैक आना। क्रैक आने से रॉक का जो कुछ पार्ट है वो डिस्प्लेस करता है, जो डिस्प्लेस होकर नीचे की तरफ आता है उसको हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं, जो ऊपर ही रहता है उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ। तो फॉल्टिंग में होता क्या है? फॉल्टिंग में हम लोग समझते हैं कि फॉल्टिंग में होता क्या है। तो फॉल्टिंग में हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। रॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक यानी कि रॉक में से जो ब्लॉक कट के, जो फॉल्ट क्रिएट करके, जो क्रैक क्रिएट करके जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिस ब्लॉक का, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस केस में हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेस होकर जब ये क्रैक डेवलप करके ये ब्लॉक नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता है, तो नीचे डिस्प्लेस हुए ब्लॉक को हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रेवन भी कहते हैं। ऊपर जो ये माउंटेन जैसे ये ऊपर का जो सरफेस है इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स भी कहते हैं। और ये किसके अलोंग डिस्प्लेस होता है ये ब्लॉक? इसको हम लोग फॉल्ट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ऐसा करता हूँ फॉल्टिंग कैसे होता है ये आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ये जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हुआ है, ये वर्टिकल ही नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अभी हम लोग आगे टाइप्स ऑफ द फॉल्टिंग में समझेंगे। तो नॉर्मल हम लोग फॉल्ट को तीन भागों में डिवाइड किए थे। एक हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है, एक हमारा स्टिफ फॉल्ट होता है, एक हमारा रिवर्स फॉल्ट होता है। अब जब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे टाइप्स ऑफ द फॉल्ट, यानी फॉल्ट को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वो जो ऊपर तीन फॉल्ट्स हम लोग देखे, ये इन्हीं जो हम लोग जो डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ द फॉल्ट्स में, उसी में वो तीनों पार्ट आ जाएंगे, तीनों फॉल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको समझने में आपको आसानी नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ द फॉल्ट तो यही बताएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम लोग फॉल्ट को दो भागों में डिवाइड किए, दो भागों में डिवाइड किए। एक हमारा है डिप स्लिप मूवमेंट, एक हमारा स्ट्रिप स्लिप फॉल्ट मूवमेंट, स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। एक हमारा डिप स्लिप मूवमेंट, एक हमारी स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। ठीक है, इनको अब यही दो मेन भाग है जिसमें हम लोग ब्लॉक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ द फॉल्ट में डिवाइड किए हैं। एक हमारा डिप स्लिप मूवमेंट है, एक हमारी स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है। इसी में हमारा नॉर्मल फॉल्ट आ जाता है, रिवर्स फॉल्ट आ जाता है और ये स्टेप फॉल्ट आ जाता है। और इसी में हम लोग एक और फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में। तो जो डिप स्लिप मूवमेंट है इसमें कौन सी कैटेगरी ऑफ फॉल्ट आते हैं? इसमें हमारे नॉर्मल फॉल्ट आता है, रिवर्स फॉल्ट भी आता है, और कहीं ना कहीं हम लोग स्टेप फॉल्ट भी इसी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो डिप स्लिप मूवमेंट यानी कि इसमें जो
क्रैक हुआ ब्लॉक है, रॉक से जो क्रैक डेवलप होकर ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्टिकली ऊपर होता है या वर्टिकली नीचे की तरफ होता है, यानी कि वर्टिकली मूवमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक का वर्टिकल मूवमेंट होता है, या ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा ब्लॉक या नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, आशा करता हूँ डिप स्लिप मूवमेंट में ब्लॉक का मूवमेंट वर्टिकल ही होगा, ये आप लोग समझेंगे। उसी वर्टिकल मूवमेंट में हम लोग नॉर्मल फॉल्ट के बारे में जानेंगे, रिवर्स फॉल्ट के बारे में भी जानेंगे, और कहीं ना कहीं स्टेप फॉल्टिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में, स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट में जो मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक होता है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, जो हमारा डिप स्लिप मूवमेंट में आता है। तो डिप स्लिप फॉल्ट बोले या डिप स्लिप मूवमेंट बोले, इसको डिप स्लिप मूवमेंट ही बोल लेते हैं हम लोग। 2 मिनट, इसको हम लोग डिप स्लिप मूवमेंट बोल लेते हैं, तभी सही रहेगा, क्योंकि डिप स्लिप मूवमेंट में हमारे ये सब फॉल्ट आ जाते हैं। तो डिप स्लिप मूवमेंट में हमारे 2 तरीके के फॉल्ट आते हैं, एक हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है, एक हमारा रिवर्स फॉल्ट होता है। ठीक, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट होता है जब क्रिस्टल ब्लॉक में टेंसाइल फोर्स लगता है, यानी कि ब्लॉक को, यानी कि क्रिस्टल सरफेस को जब दोनों तरफ से खींचा जाता है फोर्स के कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण, तो बीच में क्रैक डेवलप होता है। बीच में क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, और जो ब्लॉक क्रैक के डेवलप होने से जो ब्लॉक नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि नॉर्मल फॉल्ट में हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो क्रैक के अलोंग ब्लॉक टूटता है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, और नीचे की तरफ डिस्प्लेस होने वाले ब्लॉक को हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। ऊपर जो रहता है ब्लॉक को, उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल फॉल्ट में, नॉर्मल फॉल्ट में वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है ब्लॉक का। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉल्ट है, जब वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण ब्लॉक नीचे की तरफ आता है। क्रिस्टल ब्लॉक में जब हमारा क्रैक डेवलप होता है ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे की तरफ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा नॉर्मल फॉल्ट कहलाता है। इसका एग्जांपल है वॉजेस माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये हमारा 2 ब्लॉक माउंटेन है, इसके बीच में हमारी एक रिफ्ट वैली पाई जाती है, उसमें से हमारा राइन रिवर बहता है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है नॉर्मल फॉल्ट के, जो नॉर्मल फॉल्ट से हमारे ब्लॉक माउंटेन डेवलप हुए हैं वो उसके एग्जाम्पल है। अब रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब टेंसाइल फोर्सेस लगती हैं, तो टेंसाइल फोर्सेस लगने के कारण ब्लॉक में क्रैक आता है, लेकिन अगर यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स लगे, यानी कि ये इस क्रिस्टल ब्लॉक को, क्रिस्टल सरफेस को दोनों तरफ से फोर्सेस के द्वारा दबाया जाए, प्रेस किया, जैसा आप लोग समझिए, तो अगर ये इलास्टिसिटी, इस सरफेस का इलास्टिसिटी ना हो, इस सरफेस में, इस मिनरल्स में, रॉक के इस मिनरल्स में इलास्टिसिटी ना हो, तो इलास्टिसिटी का मतलब ये मुड़ जाता, फोल्ड हो जाता है, लेकिन इलास्टिसिटी ना होने के कारण जब इसमें कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो इसमें क्रैक डेवलप होता है। इस क्रिस्टल ब्लॉक में क्रैक डेवलप होने के कारण जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये क्रैक ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स नहीं लग रहा है कि टेंसाइल फोर्स लगता तो दूर जाता और ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करता, यहाँ कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है और ये सरफेस इलास्टिसिटी नहीं शो करता है, इसी कारण ये ब्लॉक किसी न किसी तरीके से वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें भी हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसी को हम लोग रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। नॉर्मल फॉल्ट में भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो नीचे की तरफ ब्लॉक मूव करता है, ब्लॉक जो है डिस्प्लेस होता है, लेकिन हमारा रिवर्स फॉल्ट में जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक होता है, वो वर्टिकल ही होता है, लेकिन ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग हिमालयास को देख सकते हैं। कुल्लू सान एक माउंटेन है, हमारे चाइना में पाया जाता है, ये रिवर्स फॉल्ट से जनरेट हुआ माउंटेन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट समझ में आया होगा। इन सभी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा किसके कैटेगरी में आता है, ये हमारा आता है डिप स्लिप मूवमेंट के कैटेगरी में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आता है। कुछ इसी तरह हमारा स्टेप फॉल्ट होता है। स्टेप फॉल्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का नीचे की तरफ वो भी, लेकिन ये कंजिकेटिव फोर्स लगता चला जा रहा है, कंजिकेटिव टेंसाइल फोर्स लगता चला जा रहा है, इसीलिए
एक के बाद एक जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ क्रैक होकर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो ये नॉर्मल फॉल्ट के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन है। नॉर्मल फॉल्ट में केवल एक ही ब्लॉक नीचे की तरफ डिस्प्लेस होता है, लेकिन इसमें कंजिक्यूटिव ब्लॉक नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। इसी को हम लोग स्टेप फॉल्ट कहते हैं। स्टेप फॉल्ट यानी कि स्टेप लाइक फीचर से डेवलप होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेप फॉल्ट कहते हैं। और कहीं न कहीं इस फॉल्ट को भी हम लोग किसके कैटेगरी में रख सकते हैं? इस फॉल्ट को भी हम लोग डिप स्लिप मूवमेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का वो हमारा वर्टिकल ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप फॉल्ट हुआ। स्टेप फॉल्ट क्या होता है? जब स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में हमारा फॉल्ट जनरेट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 3 टाइप्स डिप स्लिप मूवमेंट में समझ में आया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट न लिखते हुए हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट में हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देखे हैं, ये हमारा पूरा एक क्रस्टल ब्लॉक था, लेकिन इसमें क्रैक डेवलप होने के कारण जो हमारा एक पार्ट है इसका क्रस्टल ब्लॉक का वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। सॉरी, नीचे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ मूव हो रहा है। एक हमारा आगे, एक हमारा पीछे, यानी कि आमने सामने डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजेंटली ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए ये हमारा स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट में आता है। स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट में आता है। ये ब्लॉक टूटने के बाद नीचे की तरफ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, हॉरिजेंटली मूवमेंट हो रहा है इसका, इसीलिए इसको स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट में हम लोग रखते हैं। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कैसे हमारा स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट शो करता है, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसा कि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब हम लोग मिड ओशनिक रीजेस के बारे में पढ़े थे, तो समुद्र में डिस्प्लेसमेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण हमारा बनता है मिड ओशनिक रीजेस। तो ये हमारा दोनों साइड, ये जो क्रैक दिख रहा है समुद्र में, यहाँ पे हमारे मिड ओशनिक रीजेस हैं। मिड ओशनिक रीजेस है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये जो ओशनिक सरफेस होता है ये स्प्रेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। ओशनिक सरफेस स्प्रेड होता है, यहाँ से भी ओशनिक सरफेस स्प्रेड होगा, यहाँ से भी ओशनिक सरफेस स्प्रेड होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मिड ओशनिक रीजेस भी धीरे धीरे स्प्रेड होगा, तब यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो नया मिड ओशनिक रीजेस बनेगा। तो ये प्लेट का मूवमेंट कुछ इस तरह हो रहा है और ये प्लेट्स का मूवमेंट कुछ इस तरह हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ बीच में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जनरेट हो रहा है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे प्लेट्स का जो मूवमेंट है, दो प्लेटों का मूवमेंट वो आमने सामने ही हो रहा है, हॉरिजेंटली ही हो रहा है। दो प्लेट्स का, ये प्लेट्स इस साइड मूव कर रही है, ये प्लेट्स इस साइड मूव कर रही है, ना कि प्लेट कोई नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये प्लेट्स का मूवमेंट हॉरिजेंटली ही हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिप स्लिप मूवमेंट के अंदर पढ़ते हैं और इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से हॉरिजेंटली मूव करता है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के कैटेगरी में इस फॉल्ट को रखते हैं। और अगर फॉल्ट की स्पेशल कैटेगरी के अंदर इसको सोचेंगे तो स्ट्रिक स्लिप मूवमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि जो इसमें ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है, जो क्रस्टल सरफेस का मूवमेंट हो रहा है वो हॉरिजेंटली हो रहा है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा मिड ओशनिक रीजेस है और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इस तरह है और ये हमारा मिड ओशनिक रीजेस है, तो मिड ओशनिक रीजेस से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है वो कौन सा डिग्री ऑफ एंगल बना रहा है, यानी कि कितने एंगल पे है, या ये पैरेलल है? मिड ओशनिक रीजेस से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग विजुअलाइज कर लेंगे तो समझ में आएगा। अगर ये दोनों पूछा जाए कि मिड ओशनिक रीजेस से जो हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जैसे कि ये हमारा मिड ओशनिक रीजेस है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जब भी मिड ओशनिक रीजेस में बनता है, ओशन वाटर में बनता है, तो मिड ओशनिक रीजेस से वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो आशा करता हूँ मैं आपको पूरा समझा पाया होऊंगा फॉल्टिंग के बारे में, फॉल्ट के बारे में, जिसमें हम लोग डिप स्लिप मूवमेंट के बारे में और स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट के बारे में पढ़े। डिप स्लिप मूवमेंट में हम लोग नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्टेप फॉल्ट भी हम लोग पढ़े। और ठीक इसी तरह हम लोग जब स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट के बारे में पढ़े तो हम लोग पढ़े क्या? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में। तो ये सारे फॉल्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आज यही हम लोग इस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला सेक्शन है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। मॉर्फोलॉजी का सेक्शन पूरा कंप्लीट किया गया है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़रूर अपने कमेंट से फीडबैक दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है।